जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आप सभी के लिए नई वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और यहाँ पे देखिएगा आपकी वैकेंसी के बारे में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी ऑफलाइन रहने वाली है। तो आपकी भर्ती के बारे में और साथ ही साथ आपकी भर्ती के ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के प्रोसेस के बारे में हमने पहले ही बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपकी आईएमए की भर्ती के बारे में जो मोस्टली डाउट आ रहे थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और डाउट कौन कौन से, एक आपका है कि इस भर्ती में यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, इसकी फीस लगने वाली है। तो वो फीस आपको किस प्रकार से कैसे और कितनी पे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है वो आपका कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपकी 11 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग किसी एक या फिर किसी दो पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी आपकी बेस्ट पोस्ट है जिसमें आप सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे करना होगा, यानी कि आपकी जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपके आउट हुई है, तो देखिएगा एक आपकी है कुक स्पेशल की और एक आपकी पोस्ट है कुक आईटी की। एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप लोग कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुक स्पेशल और कुक आईटी इन दोनों पोस्ट के लिए आपको दो अलग फॉर्म अप्लाई करनी होंगी। ये चीज़ आप नोट कीजिए, एक पोस्ट आपकी है कुक स्पेशल की और एक आपकी है कुक आईटी की। वहीं आपके जो और पोस्ट हैं उसमें एक आपकी पोस्ट है एमटी ड्राइवर ओजी की, एक आपकी है बोट मेकर रिपेयरर की। आपकी अगली एक और पोस्ट है इसमें जो कि आउट हुई है वो आपकी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की। देन आपकी अगली पोस्ट है मसालचे की, फिर आपकी पोस्ट है वेटर की। इसके साथ ही साथ आपकी एक पोस्ट है फैटिगमैन की। देन आपके अगले पोस्ट है एमटीएस से मल्टीटास्किंग स्टाफ है सफाई वाला की। और इसमें फिर से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस भर्ती में जो आपकी पोस्ट आउट हुई है एमटीएस से मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इस पोस्ट में आपके 3 सेक्शन में अलग अलग पोस्ट आउट हुई हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहले पोस्ट आप लोग नोट कीजिएगा एमटीएस से सफाई वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताते ही इससे पहले देखिए आपकी एक पोस्ट है इसमें कौन सी, वो आपकी ग्राउंड्समैन की, फिर आपकी जेसी ऑर्डरली की। तो आपकी एक पोस्ट अभी अभी आपको हमने बताया कौन सी है एमटीएस में, वो है आपकी एमटीएस से सफाई वाला। कौन सी पोस्ट थी आपकी, एमटीएस से सफाई वाला। अब आपकी एमटीएस की कौन सी पोस्ट है, वो आपकी एमटीएस के चौकीदार की। और इसके बाद आपकी जो तीसरी पोस्ट है वो आपकी एमटीएस से मैसेंजर की। तो यहाँ पर आपको फिर से यह बात याद रखनी है कि एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एमटीएस की आपके 3 पोस्ट में वैकेंसी डिवाइड है। कौन कौन सी, एमटीएस सफाई वाला, देन आपकी एमटीएस चौकीदार और फिर आपकी एमटीएस मैसेंजर की। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए आपको अलग अलग फॉर्म जो अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन आपके अगले पोस्ट है वो है कौन सी, वो आपकी गरुम की, फिर आपकी बार्बर की। देन आपकी एक और पोस्ट है वो आपकी इक्विपमेंट रिपेयरर की, फिर आपकी बाइसिकल रिपेयरर की। और फिर है आपके एमटीएस है मैसेंजर की, जो कि आपको हम अभी अभी बता चुके हैं। और आपके लास्ट पोस्ट है वो आपके लैब असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो टोटल यहाँ पर 11 प्लस आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आपकी वैकेंसी आउट हुई है। तो यहाँ पर आपका जो एक कॉमन डाउट है कि इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर कितने फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए, यानी कि आपकी 11 प्लस जो पोस्ट यहाँ पर आपके आउट हुई है, अगर आप लोग हर एक पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है अगर वो फुलफिल करते हैं
तो आप बिल्कुल सभी के सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, वो क्या कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, आपको फिल करना होगा, अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप एक ही फॉर्म में आप हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जितनी फॉर्म के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उतने फॉर्म यहाँ पर आपको जो हो फिलअप करने होंगे। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो फीस को लेकर डाउट आ रहा था वो कैसे क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी फीस रहने वाली है वो आपकी कितनी रहेगी। तो फीस आपकी यहाँ पर 50 रुपये रहने वाली है। कितनी रहेगी? 50 रुपये फीस यहाँ पर आपकी रहने वाली है। लेकिन ये जो फीस है ना, ये आपकी ओनली जो जनरल कैटेगरी है, जो आपकी यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके लिए रहने वाली है। इन सब के अलावा जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, एक्स सर्विसमैन और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इन सभी कैटेगरी यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। जो जनरल कैटेगरी है, इसको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको 50 रुपये फीस पे करनी होगी। और इसमें एक चीज़ और नोट करनी है कि यहाँ पर आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे ना, उसकी फीस 50 रुपये है। जितनी पोस्ट के लिए आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई करोगे उनके लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखिएगा कि 50 रुपये फीस जो आप लोग पे करने वाले हैं वो आप कहीं पे भी कर दो और आपकी फीस की वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, तो फीस पे आपको अच्छे से करनी है। अब कैसे करनी है देखिए। तो 50 रुपये की जो फीस है ना, वो आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपके आसपास कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा जहां से आप लोग अपना फॉर्म भेजने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको उस डाकखाने में जाना है और आपको एक चीज़ कहनी है कि हमें आईपीओ चाहिए। क्या चाहिए? आईपीओ, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो आपको कहना है कि हमें एक आईपीओ चाहिए और वो पूछेंगे कितने रुपए का, तो आपको कहना है 50 रुपये का, कि हमें 50 रुपये का एक आईपीओ चाहिए। तो आपको जितने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है उतने आपको आईपीओ लेने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपको क्या कहना है कि मुझे 50-50 रुपये के 3 आईपीओ चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, ये छोटी बातें हैं लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती हैं ये बातें, कि आपको जितनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है उतनी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग 50 रुपये का आईपीओ चाहिए होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आईपीओ लेने के बाद जो आपका आईपीओ होगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर, तो वहाँ पर आपको एक साइड में क्या करना है, अपना जो खुद का एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। कौन सा एड्रेस है? जो आप लोग फॉर्म में डालने वाले हैं, जो एड्रेस आप लोग सेल्फ एड्रेस के एनवलप पर डालने वाले हैं, वही एड्रेस आपको यहाँ पर अपने आईपीओ में लिखना होगा। और एक चीज़ आपको आईपीओ में और लिखनी होगी, वो क्या है? वो आपका लिखना होगा इन द फेवर ऑफ, कि आप किसके फेवर में अपना जो यहाँ पर आईपीओ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको लिखना है कि इन फेवर ऑफ द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ये चीज़ आपको लिखनी है। किसके ऊपर लिखने हैं? जो आपका आईपीओ है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इसके ऊपर आपको लिखना है द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और आपका एड्रेस लिखना है। बस आपको आईपीओ पर कितनी चीज़ें लिखनी है? आपको आईपी पर मात्र दो जो है दो चीज़ें लिखनी है। एक आपका जो है इन द फेवर ऑफ द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और दूसरा आपका खुद का सेल्फ एड्रेस। बस ये आपको दो चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जो आपका फॉर्म है ना, तो आपका जो फॉर्म आपका जिस डेट को पब्लिश हुआ था, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द पोस्टल ऑर्डर, यानी कि आपका जो आईपीओ है शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ऐसा न हो कि आपका जो यहाँ पर फॉर्म आउट हुआ था, किसका? आपकी आईएमए की भर्ती का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भर्ती का, उससे पहले का आपके पास आईपीओ अवेलेबल हो तो वो आपका मान्य नहीं होगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आपकी भर्ती के लास्ट डेट है, आपके एम्प्लॉयमेंट के लास्ट डेट है, उसके बाद का भी आपका आईपीओ न हो वो भी आपका रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये चीज़ आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो आपका आईपीओ लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्म है
तो उस फॉर्म में आपको जो आपका आईपीओ है, अब इसमें देखिएगा आपका यहाँ पर एक ऐसा आईपीओ होगा और उस आईपीओ में बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ऐसे कॉर्नर में आपको नंबर मिलेगा। तो वो आपका होता है आईपीओ नंबर, और वो आपको अपने फॉर्म में लिखना है। और किस डेट को आपने आईपीओ लिया था, आपके आईपीओ पर वो डेट आपको लिखी हुई मिलेगी। वो डेट आपको अपने फॉर्म में चढ़ा देनी है, अपने फॉर्म में लिख देनी, फिलअप कर देनी है। ठीक है जी। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है आपकी फीस को पे करने के बारे में। देखिएगा आपकी बातें जो है ना यहाँ पर है, वो आपको नॉर्मल जरूर लग रही होंगी, लेकिन आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इसमें एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, कौन कौन सी, SC ST OBC, जो PH कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, ये कैटेगरी भी फीस पे कर सकती है, 50 रुपये फीस पे कर सकती है। लेकिन कब, जब वो आप जर्नल के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई करें। यानी कि आप किसी केस में अगर मान लीजिए आपकी वैकेंसी नहीं है, या फिर आपकी ये मानते हैं कि आपको जर्नल के अगेंस्ट ही फॉर्म अप्लाई करना है, तो वहां पर आप लोग कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले। लेकिन वहां पर जो भी कंडीशन होंगी आपको किसके जो अनुसार फॉलो करनी होंगी, वो आपको जो आपकी यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, उसके अनुसार आपको फॉलो करनी होंगी। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है आपकी फीस को पे करने के बारे में। अब यहाँ पर आपका जो एक और डाउट है कि इन सभी पोस्ट में आपकी जो पहली प्रोसेस होगी, जो आपकी फर्स्ट प्रोसेस होगी, वो क्या होगी। तो यहाँ पर आपकी जो पहली प्रोसेस है ना, वो आपकी होने वाली है रिटन एग्जाम की। अब रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो टोटल देखिए 4 सेक्शन में आपका डिवाइड है। कौन कौन से सेक्शन में, एक आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। देन है आपका जनरल अवेयरनेस जीके का, जिसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर है आपका जनरल इंग्लिश का, इसके भी 50 क्वेश्चन। और फिर आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल यहाँ पर आपके दिखेगा 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि यहाँ पर आपका पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर आपका 150 नंबर का होने वाला है। जिसके लिए टाइम कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 2 घंटे का। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपका जो एग्जाम है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है, द सिलेक्शन विल बी मेड ओनली स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और वो मेरिट किसके बेस पर होगी, वो होगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट होगी, पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। और अगर आप लोग अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो भी यहाँ पर पोस्ट आपके रहने वाली है, जिसको हमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जो प्रोसेस है रिटन एग्जाम की, स्किल टेस्ट की, वो अच्छे से जो है आपको तैयार करनी है। अब यहाँ पर आपका एक और जो कॉमन डाउट है कि यहाँ पर आपके जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, यानी कि आपके ऐसे कौन सी पोस्ट है जिसमें अप्लाई करने पर आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि जिससे भी यहाँ पर पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उस पोस्ट की आपकी कैटेगरी की कोई वैकेंसी है या फिर नहीं। जैसे कि कोई आपकी कैटेगरी है, कौन कौन सी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी और आपकी EWS कैटेगरी। तो अगर इन सभी कैटेगरी की आपकी किसी पोस्ट की वैकेंसी है या फिर नहीं, ये आपको चेक करना है। वैकेंसी नहीं होने पर आपको अपने कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई यहाँ पर वैकेंसी नहीं है किसी पोस्ट की, तो आप लोग जनरल की वैकेंसी होने पर वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा जो आपके जनरल कैटेगरी है, आपको भी ये चीज़ चेक करनी कि आपकी किसी पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी है या फिर नहीं। और अगर आपकी वैकेंसी नहीं है, तो आपको उस पोस्ट के लिए फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी है ना, वहीं आपके जनरल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके जनरल कैटेगरी है या फिर जो आपके अदर रिजर्व कैटेगरी है, वो आपके अदर रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। मैं जो है पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके। इसके अलावा जो आपकी एक चीज़ और यहाँ पर आपका सिलेक्शन कन्फर्म करती है, वो आपकी मेहनत की, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती है कि आपकी किस पोस्ट की वैकेंसी कितनी है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि यहाँ पर जिस पोस्ट के फॉर्म अप्लाई आप करने वाले हैं, उसमें आपकी एक वैकेंसी है या फिर नहीं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपकी अगर एक वैकेंसी भी है ना, तो वहाँ पर फॉर्म आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए आपकी जो दूसरी बातें होती हैं वो आपकी बिल्कुल साइड
साइड में रखने दीजिए, आप उसको बस एक चीज़ पर फोकस कीजिए, वो आपकी मेहनत है। अगर आपकी किसी भी पोस्ट की, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि लगभग आपकी जो 11 प्लस पोस्ट है वो रहने वाली है। तो जिस भी पोस्ट में आपकी अगर एक भी पोस्ट के आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर यहाँ पर फिर से सुनिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोग यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, तो सभी के फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, आपको पेपर एक ही जगह देना है, आपका सबका एग्जाम एक ही जगह होगा, वो होगा आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो यहाँ पर आपको जगह जगह नहीं जाना है, आपका सेंटर एक रहने वाला है और आपकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम रहने वाली है, और वो आपके 10th क्लास है। तो अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर दीजिए। मेरी तो आपको यही राय रहेगी, बाकी आप क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी जानकारी थी आपकी आईएमए की भर्ती के बारे में। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका और कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए अगले अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।